नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। गैर प्रतिमोच्य टोकन यानी नॉन फंजिबिलिटी टोकन बाजार $2.5 बिलियन तक बढ़ गया। राष्ट्रपति ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के रूप में एक नए मंत्रालय का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोविड महामारी के दौरान एशिया और प्रशांत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त पत्र वनवासियों के अधिकारों और कर्तव्यों की ओर उन्मुख है और वन प्रबंधन में उनकी भागीदारी में सुधार करता है। इस संयुक्त पत्र की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये राज्य वन विभाग को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत संस्थाओं या समितियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस संयुक्त पत्र के मुताबिक वनवासी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की आजीविका की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में बात करें तो ये अधिनियम वन संसाधनों के लिए FDSTs यानी निवास और अपनी आजीविका की आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भरता तथा OTFDs यानी कोई भी सदस्य जिसने दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों तक निवास किया है और वनों पर निर्भर है, उसके अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। अधिनियम में व्यक्तिगत अधिकार शामिल हैं, जिसके तहत निवास और स्वकृषि का अधिकार है, और सामुदायिक अधिकार भी शामिल है, जिसमें स्वामित्व का अधिकार, लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और निपटान का अधिकार और स्वस्थानीय पुनर्वास का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों की प्रकृति और सीमा के निर्धारण के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। हालांकि इसमें कार्यान्वयन से संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे जनजाति राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय की कमी, सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता का अभाव, भूमि अभिलेखों की कमी के कारण दावों की अस्वीकृति। अब बात करते हैं गैर प्रतिमोच्य टोकन यानी नॉन फंजिबिलिटी टोकन की। इसका बाजार $2.5 बिलियन तक बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि फंजिबिलिटी क्या होती है। फंजिबिलिटी यानी प्रतिमोच्यता एक परिसंपत्ति की उसके मूल्य का त्याग किए बिना एक समान संपत्ति के साथ विनिमय करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए एक 100 रुपए का नोट प्रतिमोच्य है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए का बिल है और दूसरे व्यक्ति के पास भी 100 रुपए का नोट है, तो वे मूल्य में बदलाव किए बिना बिल को विनिमय कर सकते हैं। NFT प्रतिमोच्य नहीं है, इनका एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट होते हैं। अब गैर प्रतिमोच्य टोकन का बाजार इस वर्ष अब तक $2.5 बिलियन की बिक्री के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि ये वर्ष 2020 की पहली छमाही में केवल $13.7 मिलियन का था। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित प्रामाणिकता के प्रमाण पत्र के साथ एक ड्राइंग, एनिमेशन, संगीत का खंड, फोटो या वीडियो हो सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो वास्तव में एक कंप्यूटर फाइल है, इसको इसके प्रमाण पत्र के साथ विनिमय या विक्रय किया जा सकता है। इन संपत्तियों को टोकनाइज करना धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करते हुए उन्हें अधिक कुशलता से क्रय, विक्रय और व्यापार करने की अनुमति देता है। नॉन फंजिबिलिटी टोकन की विशेषताओं की बात करें तो ये सभी NFT की एक अनूठी विशेषता होती है और किसी भी अन्य समान टोकन से इनका मूल्य अलग होता है। ये डिजिटल रूप से दुर्लभ है। इन्हें संपूर्ण रूप से क्रय या विक्रय किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिमोच्य यानी फंजिबल टोकन के विपरीत उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। NFT का महत्व ये होगा कि इससे लोगों की पहचान, संपत्ति के अधिकार और बहुत कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कलाकार, संगीतकार, प्रभावशाली व्यक्ति और खेल फ्रेंचाइजी NFT का उपयोग ऐसे डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का मुद्रीकरण करने के लिए कर रहे हैं जो पहले सस्ते या मुफ्त थे। ये उन रचनाकारों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा जो अपने मूल कार्य को सत्यापित करने के लिए NFT का उपयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं। साथ ही वो विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की शक्ति की बात करें तो वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उसके द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है और वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसी राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा या दंड को क्षमा, लघुकरण, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है। वो मृत्युदंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। केंद्र ने सहकारिता मंत्रालय के रूप में एक नए मंत्रालय का गठन किया। नवगठित सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि या सहयोग के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को लागू करेगा। साथ ही सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। एक सहकारी समिति सामान्य आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जो साझे आर्थिक हितों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ये कई प्रकार की सहकारी समितियों में उपभोक्ता सहकारी समितियां, सहकारी विपणन समितियां, सहकारी ऋण समितियां आदि शामिल हैं। सहकारिता का काफी महत्व है। ये लोकतांत्रिक तरीके से संचालन तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने में सहायता करती है। ये उन स्थानों पर कृषि ऋण प्रदान करती है जहाँ राज्य और निजी क्षेत्र अक्षम सिद्ध होते हैं। ये शीत भंडारण अवसंरचना और ग्रामीण सड़कों सहित भंडारण गोदामों जैसी बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में मदद करती है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसमें किए गए प्रावधान हैं: अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 43(b) जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, इसमें राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। भाग 9(b) सहकारिता से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के एक शोध पत्र के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान एशिया और प्रशांत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। महामारी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को 2 प्रकार से बढ़ाया है: अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और डिजिटल हिंसा। महामारी की वजह से महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ भी बढ़ गया है। इन कारणों में शामिल है अपराधियों के संपर्क में वृद्धि, जैसे लॉकडाउन और स्कूलों का बंद होना, महामारी का अतिरिक्त तनाव, सहायता, सुरक्षा और कानूनी सेवाओं तक पहुँच में कमी, हिंसा की रिपोर्ट करने का कलंक आदि। कोविड-19 के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए यूएन शोध पत्र की अनुशंसाएं हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक के रूप में नामित करना, अप्रयुक्त भवनों का पुनः उपयोग करके आश्रय क्षमता का विस्तार करना, हिंसा की रिपोर्ट करने से संबंधित कलंक की भावना और अन्य बाधाओं का निवारण करना, हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए नवीन तरीकों का विकास करना, महिलाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। आइए अब आपको बताते हैं इस संदर्भ में महामारी के दौरान भारत में आरंभ की गई कुछ पहलों के बारे में। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की सहायता के लिए स्टैंड अप अगेंस्ट वायलेंस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। विमेन एंटरप्रेन्योर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा रेड डॉट इनिशिएटिव। इसके तहत जब एक महिला को अपने घर में हिंसा का खतरा होता है तो ये इसे अलग रूप से दिखाने के लिए एक संकेत का उपयोग करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए एक हॉटलाइन नामित की है। यह महिला अधिकारियों द्वारा संचालित है।
आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ग्रांड इथियोपियन रेनेसा डैम, ये इथियोपिया और अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम देशों जैसे कि मिस्र और सूडान के बीच लगभग 1 दशक लंबे राजनयिक गतिरोध का स्रोत है। ग्रांड इथियोपिया रेनेसा डैम एक जल विद्युत परियोजना है जो इथियोपिया में ब्लू नील नदी पर पूर्ण होने वाली है। निर्माण समाप्त होने पर ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। ये बांध नील नदी की मुख्य सहायक नदी ब्लू नील पर है। व्हाइट नील और ब्लू नील की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्लू नील वर्षा के मौसम में नील नदी में लगभग 80% जल की आपूर्ति करती है। मैत्री विद्युत परियोजना, बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई दिसंबर 2021 में आरंभ की जाएगी। ये एक पर्यावरण अनुकूल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है। इसे बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी BIFPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। BIFPCL भारत के राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50-50 के रेशियो का संयुक्त उद्यम है। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट अधिक ताप कुशल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम ईंधन का उपयोग और इनमें कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। सामान्य पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी वर्ष 2022 की शुरुआत से CET आयोजित करने जा रही है। CET 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवर करेगी। ये ग्रुप B और C गैर तकनीकी पदों को शामिल करती है। इन 3 एजेंसियों में शामिल हैं SSC, RRB और IBPS। स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक के 3 स्तरों के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग CET विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाएगी। CET के स्कोर 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश के जलीय कृषि करने वाले किसानों तक मीठे जल की जलीय कृषि संबंधित नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। जलीय कृषि या एक्वाकल्चर से मतलब है मत्स्य, शेलफिश और जलीय पादपों के प्रजनन, पालन और शस्य कर्तन से। ऐप किसानों को मृदा और जल की गुणवत्ता बनाए रखने में प्रौद्योगिकियों के संवर्धन एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को सीखने में मदद करेगा। इस ऐप की विशेषताएं हैं प्रजातिवार या विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल, जल कृषि में आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी, प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर प्रमाण पत्र। प्लाज्मा क्रिस्टल जांच, ये एक रूसी यूरोपीय प्रयोग है जो वर्ष 2001 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर संचालित है। ये परमाणुविक पैमाने पर सामग्री के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और पृथ्वी पर अद्वितीय घटनाओं को समझने में मदद करता है, जैसे कि कोई पदार्थ कैसे पिघलता है, किस प्रकार तरल पदार्थ में तरंगे बनती हैं और धाराएं परमाणु स्तर पर किस प्रकार बदलती हैं। प्लाज्मा क्रिस्टल वृहद पैमाने पर परमाणुविक और अंतःक्रियाओं का मॉडल बनाते हैं, जिससे उनकी गति प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है। ये अनुसंधान स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्लाज्मा के उपयोग के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व में बदलने की स्वीकृति प्रदान की है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य उत्तर पूर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिण की ओर स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व है। क्षुद्र ग्रह रयुगु, हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह रयुगु से अपना पहला नमूना प्राप्त किया है। इससे पिछले दिसंबर माह में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था। रयुगु हीरे के आकार की एक अंतरिक्ष चट्टान है। ये पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और कभी कभी पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है, इसलिए इसे संभावित रूप से खतरनाक की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। रयुगु को कार्बन युक्त या C प्रकार के क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत अधिक कार्बन और जल विद्यमान है। रयुगु जैसे क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने से टोलर प्रणाली की उत्पत्ति तथा जल जैसे अणु कहां से आए, इनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दलाई लामा, प्रधानमंत्री ने तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी। तिब्बती बौद्धों द्वारा दलाई लामाओं को अवलोकितेश्वर या चेन ब्रेजिंग यानी करुणा से संबंधित बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक बौद्ध देवता का स्वरूप माना जाता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित है, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रभावशाली परंपरा है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध संत हैं और वर्ष 1959
में चीन की सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण किए जाने तक पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।